हेलो, वेलकम बैक। आज हम किनेमेटिक्स का एक बहुत अच्छा सवाल ट्राई करेंगे। ये सवाल 2023 में आया था। 2023 के लगभग सारी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उन प्रॉब्लम से, है ना। ये जो क्वेश्चन है इससे हमको क्या सीखने को मिलेगा? पहली चीज़, जो डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट होता है उसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। अक्सर क्या होता है कि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट बहुत आसान लगता है, तो इसलिए उस पर इतना हम ध्यान नहीं देते, है ना। तो इस क्वेश्चन से डिस्प्लेसमेंट के बारे में और अच्छी अपन को इंसाइट मिलेगी। दूसरी चीज़, जो इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं उनको कैसे अप्लाई किया जाता है, प्रॉपर तरीके से उनमें कैसे वैल्यू डाली जाती हैं, ये सारी चीज़ें भी हमको इससे सीखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। आइए प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। ए स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। एक पुल बना हुआ है एक नदी पे और उस पर एक स्टूडेंट खड़ा है, उसने एक बॉल फेंक दी 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ, है ना। द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड, और वो बॉल नदी में गिर जाती है 4 सेकेंड में। 4 सेकेंड में वो वाटर की जो सरफेस है नदी की उस पर स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो उसकी बॉल का जो पूरा मोशन है आपको दे रखा है कि उसने बॉल फेंकी और वो नदी की सरफेस पे स्ट्राइक करती है इन 4 सेकेंड्स। अब आपसे पूछा गया है द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर सरफेस, तो उस पुल की जो ऊंचाई है वो कितनी है ये हमको पता लगाना है ना। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो आइए उसकी कुछ तैयारी कर लेते हैं, है ना। मेन जो अपना पर्पस है इस चैनल का वो ये है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वाइट करना है, ठीक है, ओके। तो ये इस तरह का ये ग्राफिक है, पुल बना हुआ है और इसने 4 मीटर पर सेकंड से वो बॉल ऊपर फेंक दी और ये इस तरीके से इस पे नदी पे गिर जाती है। 4 सेकंड टाइम लगता है इसकी पूरी जर्नी में, ठीक है। आपको इस पुल की हाइट निकालनी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के उसका थोड़ा सा मेंटल पिक्चर बनाना, ग्राफिक बना लेना, ये भी एक अच्छी स्किल होती है। तो क्योंकि पिक्चर को देखते ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है ना। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि प्रॉब्लम में अगर ग्राफिक नहीं भी दे रखा है तो आपको कुछ बनाना चाहिए, कुछ ना कुछ ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। आइए पहला कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये सिचुएशन है, इसमें ये पुल है, पुल पे ये स्टूडेंट खड़ा है, यहाँ से उसने बॉल फेंकी ऊपर की तरफ, है ना। तो ग्रेविटी की वजह से वो बॉल एक पॉइंट के बाद रुक जाएगी और फिर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वापस नीचे की तरफ आएगी और नदी पे गिर गई, है ना। तो ये उसकी पूरी जर्नी है ना। पहले ये जो पॉइंट ए है यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। मोशन पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और बॉल पहले पी पे जाती है और फिर फाइनली बी पे गिर जाती है। तो आपने देखा कि मोशन स्टार्ट कहाँ से हुआ? मोशन स्टार्ट हुआ पॉइंट ए से और मोशन ख़त्म कहाँ पे हुआ? पॉइंट बी पे ख़त्म हुआ, है ना। पी तो एक बीच का एक पॉइंट था उसका, लेकिन अगर आप एक नज़रिए से अपन इसको देखें कि मोशन कहाँ से स्टार्ट होता है, पॉइंट ए से, और कहाँ पहुँच गए? पॉइंट बी पे, ठीक है, ओके। तो मैंने सपोज कीजिए 2 स्टूडेंट हैं और मैंने उनसे पूछा कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हुआ है ना। तो मैंने पी से पूछा कि क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे। तो पी ने कहा कि जो बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए से पी में डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। बॉल पॉइंट ए से पॉइंट पी तक गई, यानी यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है बॉल का, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद आगे की क्या जर्नी हुई है? तो फिर उसने कहा कि पी से बी की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। अब की बार क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट पहले ए से पी की तरफ हुआ, अब पी से बी की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो उसने कहा कि पी से बी की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना। अब आप देखो कि ये जो टोटल जर्नी है इसके अंदर अगर अपन देखें तो डिस्प्लेसमेंट पहले ए पी हुआ, ए पी वैक्टर प्लस फिर हुआ पी बी वैक्टर, ठीक है, ओके। अब मैंने क्यू से पूछा कि क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पूरी जर्नी में। तो क्यू ने थोड़ा सा इसको देखा और फिर डायरेक्टली कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है ए टू बी, यानी डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ हुआ है ना। दरअसल अब देखा जाए तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए से बी की तरफ ही हुआ है। आप देखो
उस बॉल की जो स्थिति है वो कहाँ से डिस्प्लेस हो गई, पहले वो पॉइंट ए पे थी और फाइनली वो बी पे आ गई। तो एक नज़रिया सोचने का ये भी है कि डायरेक्टली जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए टू बी की तरफ हुआ है, ठीक है ना। अगर आप वैसे भी देखोगे ना तो ये ए पी जो वेक्टर है ये यूं जा रहा है, ठीक है ना, और पी से बी की तरफ जो वेक्टर आ रहा है वो इतना बड़ा वेक्टर है। अगर इस बड़े वाले वेक्टर में से उस वाले वेक्टर को माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली क्या रह जाएगा, ये वाला टुकड़ा रह जाएगा ना, ये वाला पार्ट रह जाएगा। यानी नेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए से बी की तरफ हुआ है ना? तो ये दोनों नज़रिया है सोचने का, है ना। आपको जो भी ठीक लगे उसके हिसाब से आप सोच सकते हो कि पी ने जो कहा था आपको कि ए से पी में डिस्प्लेसमेंट हुआ है और फिर पी से बी में हुआ है, इसको भी अगर अपन टोटल करेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ये जो वेक्टर सम आप करोगे तो इससे भी आएगा तो वही, इन दोनों को जब आप सम करोगे तो आएगा तो वही ए बी वेक्टर, ठीक है ना। हालांकि इस तरीके से सोचना आसान है क्योंकि ये बॉल की जो फिजिकल जो जर्नी है, एक्चुअल में जो मोशन हो रहा है उसके हिसाब से अपन ने काम किया, ए से पी और फिर पी से बी, और इन दोनों का सम कर लिया तो आया आपके पास ए बी वेक्टर, है ना। और जो दूसरा नज़रिया है वो जो डायरेक्ट नज़रिया है कि पॉइंट ए से अल्टीमेटली बॉल यहाँ से स्टार्ट हुई और आ जाती है बी पे, यानी जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ए बी वेक्टर हो रहा है। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में अंतर है, चीज़ें दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है ना, इसका इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन में। ओके, सेकंड चीज़, ये इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है ना, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, इनको प्रॉपर साइन के साथ या प्रॉपर डायरेक्शन के साथ रखा जाता है, ठीक है। ओके, इक्वेशन यही है ना। इसके लोगों ने कुछ वेरिएंट बना दिए हैं, जैसे कि ये चीज़ आपने देखी होगी, इसमें जी डला हुआ है और माइनस साइन डला हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने ए की वैल्यू मेरे को जी डाल के दे दी, क्या हम नहीं डाल सकते? वैसे भी तो इस इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी उसको आप डालोगे इसमें, है ना। टाइम की कोई वैल्यू होगी उसको भी आप डालोगे, तो क्या हम एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं डाल सकते? जब हर चीज़ इसमें डाली जा रही है तो क्या हम एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं डाल सकते इसमें, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपने जो 3 इक्वेशन थी ना मोशन की उसको 6 बना दिया, और फिर उसमें ये साइन प्लस माइनस के भी हो रहे हैं, तो इससे और ज़्यादा वो कन्फ्यूजन बढ़ता है, और ज़्यादा आपको चीज़ें याद रखनी पड़ रही हैं, ये साइन याद रखना पड़ रहा है, ये फ्री फॉल की अलग ही इक्वेशन हो गई, जैसे कि ये कोई अलग कंसेप्ट हो गया, है ना। तो ये जो इक्वेशन है इनका इस्तेमाल करना मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। इक्वेशन एक ही है और वो ये है, इसमें कोई माइनस का साइन नहीं है, माइनस का साइन कहीं पे भी नहीं है, हर चीज़ प्लस है ना। तो अपने दिमाग से ये माइनस और प्लस हटा दीजिए, बिल्कुल इक्वेशन सिंपल है, यहाँ पे कहीं माइनस नहीं है, प्लस है, ठीक है। अगर कुछ है तो क्या है कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनकी हमको इसमें वैल्यू डालनी है, और वैल्यू कैसे डालनी है? प्रॉपर साइन के साथ बस इनमें वैल्यू डालनी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डालनी है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू डालनी है, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, और एक्सेलरेशन की वैल्यू डालनी है, ठीक है। आपको बस वैल्यू पुट करनी है, इक्वेशन हमेशा यही रहेगी, ठीक है। ओके, तीसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो इन इक्वेशन को अप्लाई करते वक्त कौन सी डायरेक्शन ऑफ मतलब किस डायरेक्शन में अपन को पॉजिटिव माननी चाहिए, इसको लेके भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, है ना। अक्सर क्या होता है कि क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है ना, तो अक्सर स्टूडेंट्स प्लस ऊपर वाली डायरेक्शन को मानते हैं, जबकि बेस्ट ये रहता है कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ना उसी डायरेक्शन को प्लस में मानना चाहिए। ये जो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है ये इंसान ने ही तो बनाए, अपनी सहूलियत के लिए अपन ने बनाए, है ना। इसकी वजह से अपन को स्ट्रेस नहीं लेना है, आप कहीं पे भी डायरेक्शन चूज़ कर सकते हो और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके आंसर पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपको प्रॉपर साइन से उसमें डालना होता है, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है उसी डायरेक्शन की तरफ अगर अपन पॉजिटिव डायरेक्शन को मानते हैं तो बहुत आसानी रहती है। अब ये जो फ्री फॉल वाली जो मोशन होता है, अगर मैं इसको ऊपर फेंकूँ बॉल को, जैसे ये ऊपर फेंक रहा है बॉल को, या यहाँ पे किसी बिल्डिंग से इसने ऊपर की तरफ बॉल फेंक दी या बॉल को ड्रॉप कर दी, चाहे सिचुएशन कोई सी भी हो, अल्टीमेटली क्या होगा कि आना तो उसको नीचे ही है ना, एवरीथिंग विल फॉल बैक ऑन द अर्थ।
तो जो मेन जो मोशन है इसमें फ्री फॉल में वो टुवर्ड्स द अर्थ है। जब मोशन नीचे की तरफ हो रहा है तो मेरा ये मानना है कि नीचे की तरफ प्लस की डायरेक्शन को रखना चाहिए, इससे बेटर रहता है, इससे आसानी रहती है, ये चीज़ ज़्यादा बेटर रहती है ना। ओके, अब आपने ये सारे कंसेप्ट देख लिए हैं, आप इनको थोड़ा समझ के अब इस प्रॉब्लम को आप ट्राई कीजिए, है ना, क्योंकि ट्राई करने से ही आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी, है ना। यही इस चैनल का मेन पर्पस है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्राई करो, ठीक है। ओके, आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन अपन कर देते हैं, है ना। ओके, तो ये है सिचुएशन, ये अपने पास इक्वेशन है, इसके हेल्प से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, तो आपने देखा कि जो जर्नी बॉल की स्टार्ट हुई थी वो ए से हुई थी, है ना। ए से जर्नी स्टार्ट हुई थी और बी पे वो ख़त्म होती है। तो जब हम इन इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं, एक चीज़ मैं और बताना भूल गया था आपको, ये जो इक्वेशंस होती हैं, ये जब हम इक्वेशंस अप्लाई करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट के बीच में हम ये इक्वेशन को अप्लाई कर रहे हैं। आपको वो पॉइंट मालूम होने चाहिए कि कौन से पॉइंट से कहाँ तक आप इन इक्वेशन को अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि सपोज कीजिए पॉइंट ए से मोशन स्टार्ट होता है और पॉइंट बी तक मुझे ये अप्लाई करना है ना। तो इस बॉल का मोशन हो रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन होती है ना, ये हमेशा दो पॉइंटों के बीच में लगती हैं। आपको वो दोनों पॉइंट मालूम होने चाहिए कि कौन से पॉइंट से मोशन स्टार्ट हुआ और आपको कहाँ तक जाना है। उन दोनों पॉइंटों के बीच में ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होती है, ठीक है। ओके, तो हमने देखा मोशन ए से स्टार्ट हुआ और बी पे गया, यानी आप इस इक्वेशन को अप्लाई कर रहे हो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, है ना। तो पॉइंट ए से मोशन स्टार्ट होता है और पॉइंट बी की तरफ मेरे को जाना है। इन दो पॉइंटों के बीच में मुझे ये इक्वेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। ओके, अब आप देखो, क्योंकि अल्टीमेटली बॉल नीचे की तरफ फॉल हुई तो मैंने नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है ना। ये जो नीचे की डायरेक्शन है इसको अपन ने पॉजिटिव सेट कर दिया है, ठीक है। अब अपन मोशन स्टार्ट करते हैं, बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आई, है ना। अब अपन इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अब आप देखो ए से अपना मोशन स्टार्ट हुआ, ए से मैं बी की तरफ जा रहा हूँ, तो ये जो हाइट है ये ऊपर से अपन ने मोशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, नीचे की तरफ आया। ये जो डायरेक्शन है अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन के हिसाब से नीचे है ना, यानी हाइट, ये जो हाइट है, हाइट तो खैर हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसा लिखेंगे अपन, पॉजिटिव, है ना। ऊपर से नीचे की तरफ आया और अपन ने नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा है, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख दिया h, प्लस में लिखा है ना। इसकी वैल्यू अपन ने डाल दी प्लस h, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आपने देखा कि यहाँ पे ऊपर की तरफ थी 4 मीटर पर सेकेंड, अपन ने डायरेक्शन नीचे की तरफ पॉजिटिव माना है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू डाल दी -4, ठीक है। टाइम लगा था इस पूरी जर्नी में ए से लेके बी तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा था, 4 सेकेंड, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 4 सेकेंड, ठीक है, प्लस, ठीक है ना, कोई माइनस का साइन नहीं है, प्लस का साइन है, हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g 10 होता है, तो आपने 10 की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होता है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होता है, और ये भी अपन ने नीचे की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन ली है, तो g की वैल्यू अपन ने डाल दी 10। अब टाइम का स्क्वायर है, टाइम कितना था 4 सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 × 4, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आपको ये सॉल्व करना है बस, है ना। आपने सारी चीज़ें साइन के साथ बिल्कुल सही डाल दी, और साइन को लेकर इतना घबराना नहीं है ना। आपने नीचे की तरफ डायरेक्शन ली थी पॉजिटिव, आपने देखा डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, वो प्लस में डाल दिया। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी, इसके अपोजिट थी, तो उसको आपने माइनस में डाल दिया। टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और नीचे की तरफ जी की वैल्यू होती है, तो वो हमेशा नीचे की तरफ तो प्लस में ही रहेगी, तो उसको आपने प्लस में डाल दिया। तो इस तरीके से आपने डाल दिया। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। साइन को लेके बहुत वो चीज़ रहती है, आप स्टेप वाइज तरीके से काम करोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
अब बस क्या क्या रह गया है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना रह गया है ना। ओके, अब यहाँ पे देखो ये चीज़ कैसे आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन स्किल। आप सोच रहे होगे कि इतनी छोटी सी चीज़ के लिए क्या कैलकुलेशन अपन को चाहिए। अक्सर क्या होता है कि क्योंकि 10 को 2 से काटना बहुत आसान है, इसलिए क्या करते हैं कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे 2 से 10 को काट देते हैं इजीली, तो ये 5 आ गया आपके पास, और 4 × 4 16 आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। देखो जो चीज़ आसान थी वो आपने कर दी, लेकिन अल्टीमेटली आपको थोड़ी हैवी चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पहली चीज़ क्या है कि जब अपन 10 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ही आसान है। आप सबको मालूम है 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान चीज़ होती है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस जीरो लगाना होता है। तो इसको छेड़ना नहीं चाहिए। आपने 4 × 4 किया 16, और 16 को 10 से मल्टीप्लाई किया 160, और 160 को 2 से डिवाइड कर दिया 80 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर, इस वाले टर्म का आंसर 80 आ गया। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा था कि 2 से डिवाइड करना भी बड़ा आसान होता है। जो भी क्वांटिटी है उसका हाफ करना होता है ना। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 2 से डिवाइड करना आसान है, तो इन दोनों चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहिए। आप तो इस पे ध्यान दो, आसानी से वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर पूरी क्वांटिटी 2 से डिवाइड हो जाएगी। ये सारा काम अपन वर्बली कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, फिर आप उसको अलग से कॉपी में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसको आपने वर्बली कर लिया, 4 × 4 16, 10, 160 डिवाइड बाई 2 80, है ना। 160 हाफ 80 हो गया, तो 80 आपका आंसर आ गया। यहाँ पे क्या है -16। अब -16 को इसमें ऐड करना है, -16 + 80 करना है आपको। पहले 10 को घटा दो 70 आ जाएगा, फिर 6 को और घटा दो तो 64 आंसर आ जाएगा, यानी 64 मीटर इज़ आवर आंसर, ठीक है। तो कैलकुलेशन को कितना स्विफ्ट अपन कर सकते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हर वो छोटी चीज़ जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को एफिशिएंट बनाती है, वो चीज़ आपको सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया और आगे चले गए। उससे आपने क्या एफिशिएंसीज सीखी, कितने कंसेप्ट आपके अच्छे हुए, ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करनी होती हैं, तो ही वो आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे, ठीक है। ओके, है ना। तो अपना आंसर 64 मीटर हो गया, ठीक है। ओके, तो आप इस प्रॉब्लम की और प्रैक्टिस करना, इससे क्या क्या चीज़ अपन ने सीखी हैं उस सब चीज़ों को रिवाइज करके, एंड देन यू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।